Hello everyone, I hope you all are doing well. This side Rahul, 14th of Feb, second theme under PYQ decoder series. Yes, फर्स्ट थीम हमने कल डिस्कस कर लिया है डीपीएसपी के रिगार्डिंग. मैंने आपको वन पेजर नोट भी अवेलेबल करा दिया है हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो 2026 का है. उसी तर्ज पे आज जो है हम जो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है स्पेशली इन लास्ट 5 years. आई विल शो यू थ्रू द हेल्प ऑफ PYQs एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड उसमें भी स्पेसिफिकली पोर्टुगीज वो जो इंडिया आए उन्होंने जो टेरिटरीज कैप्चर किया वन बाय वन. देन जो उन्होंने क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किया, ऑल्सो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उससे रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन फ्रेम करता है. तो ये वन पेजर नोट जो है इसमें सारा PYQs उसका समरी समझ लो और आने वाले जो क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हैं इसी पार्टिकुलर वन पेजर नोट से आपको मिल जाएगा. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करो. लाइक बहुत कम करते हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक करो, हाइप करो. इससे हमें बहुत बल मिलता है और बहुत सारे लोग पीछे में काम करते हैं. ठीक है, बस मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं एंड क्रेडिट गोज टू देम एंड ऑल्सो यू ऑल. तो लेट अस सी हमने क्या क्या कवर किया है. एक तो टाइमलाइन है, PYQ के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि 1498 टू बी प्रिसाइज यहाँ से शुरू होता है पोर्टुगीज का इंडिया में आगमन, वास्को डी गामा, एंड 1450s तक जो इन्होंने वन बाय वन टेरिटरीज कैप्चर किए उस पे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाता है. लेट अस गो टू द PYQs. मैं दिखाई देता हूँ. सो 2021 का क्वेश्चन है. सबसे पहले फैक्ट्री, चलो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है. अभी ईस्ट इंडिया से पूछ रहा है, मे बी पोर्टुगीज से भी पूछ दे. बट अब 2022 का क्वेश्चन देखो. गोवा और एल्फेंजो जो इसके गवर्नर हैं, पोर्टुगीज गवर्नर है, उन्होंने गोवा कैप्चर किया फ्रॉम बीजापुर सल्तनत. और भी स्टेटमेंट है बट फोकस यहाँ मैंने दिया है ताकि आपको दिखा पाऊँ आगे क्या डेवलपमेंट हुआ है 2023 एंड 2024 में. देन वी हैव दीव पोर्टुगीज. देखो रूलर्स कौन इन्वॉल्व है इस पे भी ध्यान देना जिनसे इन्होंने लिया है, चाहे थ्रू द फाइट या निगोशिएशंस के थ्रू. सो दीव आया, गोवा आपने देखा, देन आपको भटकल मिलेगा पोर्टुगीज एंड किंग जो इन्वॉल्व थे इसमें उनका नाम आपको बताना है. तो कोर थीम क्या है, पोर्टुगीज जो टेरिटरीज एक्वायर कर रही है बिटवीन 1498 से 1550s या 60s कह लो. इंडिया में इन्होंने जो टेरिटरीज कैप्चर किया है. सो ये रिपीट हुआ है 22 में, 23 में, 24 में. एंड लार्जर पिक्चर पे देखो तो ये फैक्ट्रीज हैं, मतलब कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टॉपिक को आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो. उसमें स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है. ये आपके ब्लू बुक में है या तमिलनाडु बोर्ड NCERT बुक है, वहाँ भी ये अच्छे से दिया हुआ है. बट मैंने क्या किया, थ्रू द हेल्प ऑफ आवर टीम हमने क्या किया है, आपके लिए जो मेहनत करी है वो दिखाना चाहता हूँ. देखो 1498 में क्या हुआ, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पहले अर्ली वॉयजेस जो शुरू में वो आते हैं एंड देन उसके बाद जो एक्सपेंशन का एरा है जिससे क्वेश्चन मेनली फ्रेम हो रहा है. ठीक है, मैं दिखाता हूँ सारा. 1498 में कालीकट, वास्को ड गामा आता है. 1500 में कोचीन देख लो. देन 1502 में कन्नौर अलायंस होता है विथ जो किंग है. ठीक है, तो किंग प्लस लोकेशन को मैं इंक्लूड कर रहा हूं. देन कोचीन फोर्ट है. उसके बाद जो मेन पार्ट है दिस वन जो एरा ऑफ एक्सपेंशन है, 1505 एल्मेडा जो फर्स्ट वाइसराय थे. देन 1509 दीव क्वेश्चन आ चुका है. गोवा पे क्वेश्चन आ चुका है 1510. ये बेसेन जो है मुंबई के आसपास, इस पे अभी क्वेश्चन नहीं शायद आया है, आई थिंक यहाँ से पूछ सकता है. देन वी हैव दीव पे आ चुका है 1535, दमन रह गया है और हुगली रह गया है. सो ये आपको दिख रहा है, ये है प्रिडिक्शन. लेट अस सी क्या होता है. मैं अभी प्रिडिक्ट करके जा रहा हूँ और ये थीम आपको 3 बार दिखा है, वो भी लास्ट 5 years में. फाइन. एंड ये लोकेशन जो मैप के थ्रू है आप देख सकते हो. फैक्ट्रीज, बिकॉज हमने देखा ना ब्रिटिश फैक्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन आया है तो यू कैन अज्यूम कि आपको पोर्टुगीज फैक्ट्रीज के बारे में भी पूछा जाए. और मोर और लेस ना एक ही होते हैं, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. सो ये पोर्टुगीज फैक्ट्रीज विथ एस्टेब्लिशमेंट ईयर हमने इनकलकेट किया है थ्रू दिस मैप. चिटगांव, इसी तरीके से आप ईयर वाइज देख सकते हो और इस मैप को भी यूज़ कर सकते हो और किंग्स के नेम लिख सकते हो. दमन, दीव, ये सारी चीज़ें यहीं आ जाएंगी. फाइन. एंड
दिस पार्ट जो उन्होंने कैश क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टेक्नोलॉजी, मेरीटाइम मिलिट्री, जो कार्टाज सिस्टम है, ये सारी चीज़ें लाइसेंसिंग थी नेवल, और ये मैंने मतलब कि आप देख सकते हो क्रॉप्स जो इंट्रोड्यूस किया है, इसको एक तरह से ब्यूटीफुल, मतलब एआई का यूज़ किया गया है ब्यूटीफुली, इसको आप यूज़ देख सकते हो एंड मतलब नोट्स आपका एक पेज में सब कुछ हो गया। अब देखो ये PYQ दिखाता हूँ, वेट, ये 2025 का क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द एबव वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द पोर्चुगीज इन 16th एंड 17th सेंचुरी? फ्रूट्स मिल जाएगा वहीं सब, कहीं नहीं जाना हो। 2025 का क्वेश्चन है। 19 में एक क्वेश्चन आया था कि जो कुछ प्लांट्स हैं, क्रॉप्स कह लो, डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ओल्ड वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड का मतलब है कि जो यूरोपियंस हैं उनके लिए न्यू वर्ल्ड क्या था, ये मतलब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ डोमेस्टिकेट किया जाता था, फिर ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया, जो मतलब अगेन वही ओल्ड वर्ल्ड जिनके बारे में उनको नॉलेज था, इंक्लूडिंग आवर कंट्री। तो इनमें से कौन से क्रॉप्स हैं? तो ये तो कैश क्रॉप्स हैं। तो मेनली ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं क्रॉप्स रिलेटेड। एक और चीज़ होता है नेटिव कहाँ का है, इस पे अलग से मैं मतलब आपको बताऊंगा, बट पोर्टुगीज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमारे पास है। एंड दिस वन पेजर नोट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। रेकरिंग थीम्स, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतना ज़्यादा प्यार, ये सब तो आए ही हैं, बट प्लीज़ लाइक भी क्या करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो वो जाना चाहिए दूर दूर तक। ओके, एंड चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं हम आज के करेंटली पे। 5 PYQs हम देखेंगे। PYQs के अलावा कुछ आर्टिकल्स हमने इंक्लूड किया है, जो इस पे PYQ नहीं आया है उसे भी हम देखेंगे। फाइन, सो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अंडरस्टैंड यूपीएससी का कॉम्बैट 2 जो 22 Feb को हो रहा है, इसको डेफिनेटली देखो, मतलब रजिस्ट्रेशन कराओ एंड पेपर दो पूरा, जिस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स होता है, जो हम स्कूल्स में जाके पेपर देते हैं, एंड हुआ भी सक्सेसफुली, हमने कंडक्ट कराया एंड इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले। तो आप इसका रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है, जल्दी से जल्दी। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, करेंटली क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट 26 के लिए तो है ही, 27 वाले बच्चों के लिए भी है। जैसे फॉर एग्जांपल लीड बैंक स्कीम, लोग मुझसे पूछते हैं ना PYQ क्यों आप इंक्लूड करते हो, अब हर करंट अफेयर्स इनिशिएटिव में आपको दिखेगा PYQ इंक्लूडेड रहेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड दिस, मतलब कि और लोग पहले करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, बट हमने इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा बल देके हमने इसको रखा है कि PYQ से हम नहीं हटेंगे। रीज़न बिंग कि कितना पढ़ना है ना, वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। दुनिया में नॉलेज की कोई कमी ही नहीं है, अगर पढ़ते रहोगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें क्या है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये दैट्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। नॉलेज होता रहेगा, ठीक है, बट एग्ज़ाम क्लियर करना है। अब ये लीड बैंक स्कीम में कुछ चेंजेस आए। आज मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर जो आर्टिकल्स कवर कर रहे होंगे ये स्किप किया होगा, एंड इसकी इंपॉर्टेंस मैं दिखाता हूँ। छोटा सा ही आर्टिकल है, बट इसके पीछे का बेसिक्स हमें देखना चाहिए, बिकॉज 2012 का क्वेश्चन है लीड बैंक स्कीम पे, एंड 2019 का क्वेश्चन है अगेन लीड बैंक स्कीम पे ही है। फाइन, तो ये लोग स्किप कर देंगे, लोग उठाएंगे मेजर जो हेडलाइन दिखता है, और उसकी अगर रेलिवेंस नहीं भी है ना तब भी बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। बट जाके देखिए कि कितने ये आपके जो जो करवा रहे हैं, आई होप सब अच्छा करवा रहे हैं, भगवान सबको मतलब कि शक्ति दे और अच्छा से करवाए, बच्चों की हेल्प हो। बट अगेन ऐसी चीज़ें मिस की जाती है, एंड मैंने इसमें 2 PYQ आपके लिए प्रैक्टिस इंक्लूड कर लिया, और न्यूज़ में है और 2 बार पूछा गया तो क्यों ना हम इसको अच्छे से करें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आर्टिकल है लीड बैंक स्कीम पे। इसको लेकर रिजर्व बैंक ने कुछ डायरेक्शन दिया है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को कीजिए। द बेसिक एम ऑफ लीड बैंक स्कीम इज दैट बिग बैंक्स शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट। देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन अमॉन्ग द वेरियस nationalized banks, ठीक है। इंडिविजुअल बैंक्स शुड अडॉप्ट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट, ठीक है। एंड ऑल द बैंक्स शुड मेक इंटेंसिव एफर्ट्स टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स। अब देख लो आप आपके हिसाब से क्या होगा करेक्ट, डिसाइड करो। 2012 का क्वेश्चन है। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज द सर्विस एरिया अप्रोच, दिस वन was implemented under the purview of, out of these 4, integrated rural development program, lead bank scheme, Mahatma Gandhi national rural employment guarantee scheme, national skill development mission। 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। चले हम
आज के इस आर्टिकल को देखते हैं और थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे, लीड बैंक स्कीम होती क्या है, किस कमेटी ने इसे उसके रिकमेंडेशन पे इसको लाया गया, एंड सर्विस एरिया अप्रोच क्या है, क्योंकि 2 PYQs इस पे पूछे गए हैं। सबसे पहले आरबीआई ने डायरेक्शन दिया है, ठीक है, लीड बैंक स्कीम को लेकर, क्या है कि इसके कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव, जो लीड बैंक से रिलेटेड जो कोऑर्डिनेशन है इसको इम्प्रूव करने पे लोगों से राय मांगी गई है, ठीक है, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय मांगी गई है और 6 मार्च तक डेट दिया गया है। तो कैसे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव किया जा सकता है, रूल्स क्लैरिफाई किया जा सकता है, स्ट्रेंथन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इस पे पॉइंट ऑफ व्यूज मांगे गए। फाइन, इतना न्यूज़ है, इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है। कोई रेगुलेशन अभी नहीं कर रही है, कोई नया चेंज नहीं आ रहा है, हमें क्या करना है, बेसिक्स देखना है। सो लीड बैंक स्कीम 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो सिंपल, इंश्योर कोऑर्डिनेटेड बैंकिंग पेनेट्रेशन एंड क्रेडिट फ्लो इन डिस्ट्रिक्ट्स, वन बैंक डेजिग्नेटेड एज अ लीड बैंक फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। देखो, एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बैंक्स होते हैं, तो आरबीआई ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट के लिए ही कर रही है ये, लोगों की भलाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन कोर में है, एंड बात है 1969 की, जब शुरुआत की गई थी। तब तो आप जानते ही होंगे कि कितना जो है मतलब कि फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है वो किस लेवल पे होगा। आज जनधन योजना इतना बड़ा सक्सेस बना क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बहुत कम था, एंड हम बहुत आगे आए हैं थैंक्स टू दिस योजना ऑब्वियसली। तो उस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्थिति बहुत खराब थी, तो सरकार इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक को लीड बैंक घोषित करती थी। लीड बैंक के लिए एक मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता था, और वो पूरे जिले में किस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाएगा, इस मतलब उस लीड बैंक का ये काम होता था। ठीक है, समझ गए, यही है कोड में। Ensure coordinated banking penetration, credit flow in districts, one bank designated as lead bank for each district, and key role prepare district credit plans, monitor financial inclusion and coordinate with government agencies। देखो, उस आज की एज में भी क्रेडिट जो है ना, इनफॉर्मल तरीके से ही लोग ले रहे हैं, मतलब अब तो उतना नहीं है, पर पहले तो अलग ही लेवल होगा ना, मनी लेंडर्स, और वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो सरकार इसीलिए जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस कर रही थी, तो उसके लिए लीड बैंक आया। कमिटी इसमें गडगिल स्टडी ग्रुप है, 1969 में इसने रिकमेंडेशन दिया, इसी के बेसिस पे इसको लाया गया। एंड देन फर्दर नरीमन कमिटी 1975 में इसको फिर से फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए रिकमेंडेशंस मांगे गए फ्रॉम नरीमन कमिटी। तो 2 कमिटीज हैं, पहला गडगिल है। देन वी हैव सर्विस एरिया अप्रोच। अब सर्विस एरिया अप्रोच में क्या था, ये 1989 इसी के अंदर इसको लाया गया, मतलब कि और ज़्यादा हमें मतलब इंटेंसीफाई करना है इस चीज़ को। तो इसके लिए क्या किया गया, एलोकेट स्पेसिफिक विलेज एंड वार्ड्स, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ विलेज एंड वार्ड्स टू ईच रूरल सेमी अर्बन बैंक। मतलब कि मान के चलो 15-20 विलेज को क्लब कर दिया, और एक सेमी अर्बन या रूरल जो बैंक है उनको, उनके जिम्मे दे दिया कि आप इसका क्रेडिट जो फ्लो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, आप इसका देखो। तो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट से अब हम क्या हो गए, और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हम हो रहे हैं, इस केस में नीचे जा रहे हैं, मतलब कि लोगों तक पहुंच रहे हैं, आम जनता तक। तो यही है सर्विस एरिया अप्रोच। ठीक है, सो क्रेडिट नीड्स टू इट्स असाइंड सर्विस एरिया, मतलब एक क्लस्टर ले लो और उसी में ये बैंक का ब्रांच है, तो ये मान के चलो 15 इधर देखिएगा, 15 विलेजेस, समझ गए, कर ले इस क्वेश्चन को। सो द राइट स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस 4 इज individual banks should adopt particular districts for intensive development। this is the मतलब कि इसका सही आंसर होगा। ओके, बिग बैंक शुड ट्राई टू ओपन ऑफिसेज इन, ऐसा कुछ नहीं है। देयर शुड बी स्टीप कंपटीशन अमंग वेरियस, यह सब नहीं है। ऑल द बैंक शुड मेक इंटेंसिफाई एफर्ट्स टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स, ये सब नहीं है। सो इस हिसाब से सबसे सही सी है। ठीक है, एंड यस सर्विस एरिया अप्रोच, समय वेस्ट ही नहीं करना है बी। तो इन क्वेश्चंस को साथ में अटेम्प्ट भी करने हैं, ध्यान रहे ये बात। चलिए दूसरे आर्टिकल पे, प्राइम मिनिस्टर ने कल सेवा तीर्थ जो न्यू पीएमओ का बिल्डिंग है उसका उद्घाटन किया, कह लो इनॉग्रेशन। और कर्तव्य भवन जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 2 भवन जो है ना बिल्डिंग्स, उसका नाम कर्तव्य भवन रखा गया है, सेवा तीर्थ रखा गया है न्यू पीएमओ की बिल्डिंग को। तो इसका इनॉग्रेशन किया, तो इसी के बेसिस पे इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। मुझे याद है जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जा रही थी, तो
उसी ईयर 2023 की बातें, बहुत न्यूज़ में था ये, एंड खास करके अपोजिशन पार्टीज इसको उठा रहे थे। तो एक क्वेश्चन आया था, ओल्ड पार्लियामेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो या बिल्डिंग का शेप है, 64 योगिनी टेम्पल, इससे कनेक्ट किया गया था। तो आप इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करो। इट इज अ सर्कुलर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ कच्छापा घाटा डायनेस्टी, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया, ऐसा है क्या? देन थर्ड स्टेटमेंट इज इट वॉज मीन टू प्रमोट द वैष्णवा कल्ट, वैष्णव जो कल्ट है ना विष्णु वाला, उसको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज द डिजाइन हैज बीन गिवन टू अ पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, सो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है कि मे बी यू नेवर नो, यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस बिल्डिंग। जो नए सरकार, मतलब हमारी नई सरकार जो है, इनफैक्ट नई सरकार तो अब नहीं है, बट यस जो सरकार करंट में है वो बना रही है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आप सेलेक्ट करो। चलते हम इस पूरे टॉपिक पे। तो प्राइम मिनिस्टर ने पीएमओ जो न्यू बिल्डिंग है उसका नाम सेवा तीर्थ, सेवा और तीर्थ, ओके। एंड जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 2 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग 1-2, उसका कर्तव्य भवन 1-2 रखा है। यही है नाम। ये सब स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी पूछ सकता है, हम रिस्क क्यों ही लें। एंड देख लो इसमें डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं आया है, मैंने क्या किया, लिंक किया है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, नॉलेज। अब लोग कहते हैं हर एक आर्टिकल में पीवाईक्यू, ये तो डायरेक्ट पीवाईक्यू तो नहीं है, पर मैंने लिंक किया है। रीजन बिंग की इस तरह से इंस्पायर्ड होकर यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए क्या? आपको नहीं लगता है कि इस तरह से इंटरलिंकिंग से और ज़्यादा जो है क्लैरिटी आएगी और आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी? ठीक है, सो ओके, सो यस, ये 2 बिल्डिंग्स के नाम लिख लो, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो तब भी ठीक है। स्टेट वाला एग्जाम दोगे तो वहाँ इंपॉर्टेंट होगा। सो स्कीम्स, इस दौरान जब प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन किया तो न्यू बिल्डिंग में उन्होंने कुछ स्कीम्स पे हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए। एक तो नया है, कुछ नया है, एंड कुछ पुराने वाले में ही कुछ अपडेशन किया गया। तो सबसे पहले पीएम राहत स्कीम, एक्सीडेंट विक्टिम को सपोर्ट इसमें दिया जाता है। सो प्रोवाइड्स कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स है ना, उनको 1.5 लाख रुपीस का कैश जो है, सॉरी कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। आपको पता है इंडिया में कितने लोगों की रोड जो एक्सीडेंट है उसमें जान जाती है, ठीक है। एम है रैपिड इमरजेंसी जो है केयर मिले, रिड्यूस जो प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उसको बचा सके हम। एंड फंडेड थ्रू सेंट्रल सपोर्ट एंड नोडल मिनिस्ट्री जो है, मतलब फंड किया जाएगा थ्रू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू। एंड मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ऑब्वियसली यही मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा। देन लखपति दीदी स्कीम जो है, जिसके अंदर आपको पता है कि प्रमोट करता है विमेन एम्पावरमेंट को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको, कि 1 लाख पर ईयर वो अर्न कर पाए। तो उसमें अब ना टारगेटेड बेनिफिशियरीज को का नया जो हमने रखा है टारगेट, दैट विल बी 6 करोड़ विमेन, सच विमेन, कि वो साल में 1 लाख कमा सके, ठीक है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में है वो 1 लाख पर ईयर कमा सके, ठीक है। देन वी हैव वन मोर थिंग, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो इसमें एलोकेशन को बढ़ाया गया है, तो सब्सिडी सपोर्ट डबल टू 2 लाख करोड़ एज पर हाईलाइटेड, ओ सॉरी ये गलती से आ गया है। सो पर्पस है प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स फॉर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज स्टोरेज, प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन फैसिलिटीज। एंड नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो माई पॉइंट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है AIF, इसमें सब्सिडी सपोर्ट को डबल कर दिया गया है, ठीक है, 2 लाख करोड़। थर्ड आर्टिकल राज्यसभा से रिलेटेड है, अगेन पॉलिटी हमारा, एंड सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं राज्यसभा से रिलेटेड। वी हैव 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, इनमें से करेक्ट कौन सा है? यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, इज इट ट्रू? यूटीज नहीं रिप्रेजेंट होते हैं, आर्टिकल 80, यस। It is within the purview of the Chief Election Commissioner to educate the election disputes. So राज्यसभा election disputes जो है वो किसके परव्यू में, किसके जुरिस्डिक्शन में? दैट इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
Then the third statement is, according to the Constitution of India, the Parliament consists of the Lok Sabha and Raj Sabha only. ठीक है, अब आप लोग डिसाइड करो मैं क्या बोलूँ। ये 2012 का क्वेश्चन है, इसीलिए ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है, और इसका आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, बट क्लैरिटी आ ही गई होगी क्योंकि मैं पढ़ देता हूँ। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज कंपैरिजन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। स्पेशली जो बिल्स होते हैं ना, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, जो डेडलॉक्स होते हैं ऑन बिल, डिसोल्यूशन जो होती है पेंडिंग जब बिल रहती है, तो इस पे यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है। ये भी एक थीम है जिसे मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। सो कंपैरिजन कर लो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस। ऑल मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, बताओ क्या दोनों इक्वल हैं? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या दोनों इक्वल हैं? द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, क्या दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं? एंड या मेकिंग कट मोशंस, आपको डिसाइड करना है। सो लेट अस कम टू द टॉपिक। राज्यसभा में जो उड़ीसा की रिप्रेजेंटेशन है वो 4 सीट्स है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 4 सीट्स जो 3 सीट्स हैं वो वैकेंट है, फाइन। तो ओडिशा's assembly numbers create a scenario where BJP deposit not having enough. BJP, despite not having enough MLAs on its own, is confident of winning 3 मतलब 3 जो 4 सीट्स है ना, उसमें से 3 जो है सीट्स जो है बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएगी। एक मिनट, मुझे एक बार मैं लेट मी चेक दिस वन कि टोटल सीट्स उड़ीसा में 4 ही हैं क्या, कर लेता हूँ, बहुत फैक्चुअल चीज़ है ना। नंबर ऑफ सीट्स इन सॉरी फॉर, वैसे भी आप लोगों के पास समय ही समय है आज। ओहो, सो टोटल सीट्स 10 हैं, माय बैड। तो 4 सीट्स खाली है, वैकेंट हुआ है, उसमें से 3 में बीजेपी कॉन्फिडेंट है, ऑल्दो उस बीजेपी के पास नंबर नहीं है उतने एमएलएज के। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एमएलएज इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज इस इलेक्शन में, तब भी बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि 3 सीट्स को आउट ऑफ 4 वैकेंट सीट्स जीत लेगी। ओके, हमें इसमें नहीं जाना है राजनीति में। सो टोटल 10 सीट्स हैं उड़ीसा में। रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर्टिकल 80, किस तरह से राज्यसभा का कंपोजिशन होगा, एंड डेफिनेटली यूटीज भी आते हैं इसमें, स्टेट तो आते ही, ऐसे यूटी जिनके लेजिस्लेचर हैं जैसे कि पुडुचेरी, जो जम्मू कश्मीर, एंड वन मोर कौन सा, दिल्ली, ठीक है। तो एंड 84 आर्टिकल बताता है क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप, फाइन। सो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब उसके एमएलएस, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी मुझे डेप्थ में नहीं जाना है। वोट जो है इसमें मैं बता देता हूँ कि जितने सीट्स वैकेंसीज होती हैं, जैसे उड़ीसा की जो है वैकेंसीज कितनी है अभी, 4, इसमें 1 प्लस करना है डिनोमिनेटर में, टोटल एमएलएज कितने हैं उड़ीसा में, +1 कर देना है। तो एक राज्यसभा मेंबर को जीतने के लिए उड़ीसा से इतने वोट्स चाहिए। किसी भी स्टेट में ये अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ओडिशा में टोटल 147 मेंबर्स हैं, तो टोटल एमएलएज 147, 4 वैकेंसीज +1 कर दो, तो 147 डिवाइडेड बाय 5 +1, जो इसमें आएगा आंसर, उसमें मतलब राउंड ऑफ करके उतने वोट्स चाहिए, ठीक है। एंड ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से कि क्या जो राज्यसभा इलेक्शन होता है उसका इलेक्शन क्या ओपन बैलेट के थ्रू होता है या ये क्लोज बैलेट के थ्रू होता है, आपको बताना है, ठीक है। चलें क्वेश्चन पे। सो यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, नॉट ऑल के साथ ये ट्रू है। जिन यूटीज़ के पास खुद की असेंबलीज हैं वो बिल्कुल राज्यसभा में होते हैं रिप्रेजेंट, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी। देन जो इलेक्शन होता है ना राज्यसभा का, उसका जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ना उसके पास जाता है, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 3 हिस्से होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है। कोई बताना चाहेगा रेलिवेंट आर्टिकल, जिसमें कि एक लोकसभा राज्यसभा तो पार्लियामेंट के पार्ट हैं ही, उसके साथ साथ वी हैव द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल
देखो लोकसभा राज्यसभा का मेन काम क्या है, लॉज बनाना, और वो लॉज तभी बनेगा प्रॉपरली जब तक उस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना कर दे, ठीक है, तब वो प्रॉपर लॉ बनता है। सो इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक तीनों गलत हैं, तो नन होगा, डी होगा। एंड राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विथ लोकसभा इन अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइन, तो इसका बी होगा। सो 5 क्वेश्चन में बताना आप लोग कितने आप लोगों ने करेक्ट किया है। इजी थे, इजी पीजी थे, आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट हो गए होंगे। आते हैं बांग्लादेश इलेक्शंस पे, लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, 2 चीज़ों में इसमें डिस्कस करूंगा, 2 आर्टिकल्स मैंने लिए। फर्स्ट थिंग इज बांग्लादेश जो है शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ पे एंटरिम गवर्नमेंट बनी जिसको मोहम्मद यूनिस लीड कर रहे थे। फिर इलेक्शंस का जो है अनाउंसमेंट हुआ और बांग्लादेश की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट इज बीएनपी, उन्हीं के तारिक रहमान साहब हैं जो चेयरमैन है, एंड ही इज, आई मीन इनकी मदर ऑलरेडी शेख हसीना, सॉरी खालिदा जिया, आपने नाम सुना होगा, इनकी माँ थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है इन बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। तो खालिदा जिया के जो बेटे हैं अभी वो लीड कर रहे हैं बीएनपी को, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और ये लैंडस्लाइड इनकी विक्ट्री हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी था, आप बता सकते हो उसका नाम, जमाते इस्लामी, और उसकी एक प्रॉपर कॉलिशन थी, उनको हराया है इन्होंने। आवामी लीग जिसे शेख हसीना लीड करती हैं, वो उनको इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया। सो द मेन कंटेक्स्ट वाज बिटवीन बीएनपी, जो पहले हुआ करता था बीएनपी वर्सेस अवामी लीग, अब क्या हो गया, बीएनपी वर्सेस जमाते इस्लामी, जो कि एक कॉलिशन है। टोटल 212 सीट्स हैं एंड पार्लियामेंट का नाम क्या है, जातीय संसद, बचपन में पढ़ते थे। तो ये इन्होंने ये चुनाव जीत लिया है, ठीक है। अब लेटेस्ट सी आगे क्या होता है। एक और चीज था रेफरेंडम, जिसको वोट पे डाला गया था। रेफरेंडम क्या होता है, किसी एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन पे या सीरीज ऑफ क्वेश्चन पे जब वोट डाला जाता है। तो बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस प्रपोज किया था मोहम्मद यूनिस ने, मतलब उनकी टीम ने, तो उस पर भी वोट होना था। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टेरियल इलेक्शन तो था ही, आई मीन जो जनरल इलेक्शन तो था ही बांग्लादेश में, उसके साथ साथ जुलाई चार्टर, जिसमें जिसमें कि पार्लियामेंट में चेंजेस लाने थे, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्टेन चेंजेस लाने थे फॉर वेरियस रीजंस, जो मैं आगे बताऊंगा, उस पर भी जो है ये लाया गया, मतलब पूछा गया क्वेश्चन, तो लोगों ने वोट किया एंड यस 60%, 60+% लोगों ने इसके फेवर में वोट किया है। चलते हैं, तो बांग्लादेश बीएनपी हैज वन अ लैंडस्लाइड मेजोरिटी इन फेव 12 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस एंडिंग ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स आउट ऑफ पावर, मतलब 2 दशक से पावर में नहीं थी बीएनपी, मतलब खालिदा जिया को 2 दशक, मतलब 20 साल से ज़्यादा हो गए प्राइम मिनिस्टर बने हुए। जुलाई चार्टर की हम बात करते हैं। अ पोस्ट अपराइजिंग रिफॉर्म ब्लूप्रिंट प्रपोज बाय मोहम्मद यूनिस ट्रांजिशन एजेंडा अप्रूव्ड विया रेफरेंडम, जिसमें कि 60.2% वोट हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, क्या कोड रिफॉर्म्स है। एक तो पीएम टर्म लिमिट्स, अकॉर्डिंग टू मी जो यूएस तरीका है, यूएसए का तरीका, 2 बार प्रेसिडेंट कोई एक इंडिविजुअल बन सकता है। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के केस में भी बांग्लादेश में जो चेंज लाया गया है वो यही है, ठीक है। देन क्रिएशन ऑफ अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिस तरह से हमारा राज्यसभा है वो बांग्लादेश में है नहीं, जातीय संसद में, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लाया जाएगा। स्ट्रॉन्गर प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट के पास भी पावर दिया गया है, एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर के पावर, जो उनके पास बहुत अधिक पावर है, उसको एक तरह से मतलब कट डाउन करते हुए प्रेसिडेंट को ज़्यादा, मतलब उसको पैरेलली खड़ा किया जा रहा है, ठीक है। सही है गलत है हमें नहीं जानना। ग्रेटर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, विमेन रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ाया जाएगा। डेप्यूटी स्पीकर भी इलेक्टेड होगा फ्रॉम द अपोजिशन एंड अपोजिशन टू हेड पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये सारे चेंजेस इस रेफरेंडम में, मतलब जुलाई चार्टर में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी पे वोटिंग हुई है। रीजन इसके पीछे है जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज आ जाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के ऊपर, तो उसको बैलेंस करने के लिए चेंजेस लाए गए। डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ना प्रॉपर हो सके, जैसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। तो ये सारे रीजंस दिए हैं, फाइन। तो यही है पूरा मामला। आगे चलते हैं हम। लास्ट आर्टिकल, सेकेंड यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर बीइंग सेंट टू वेस्ट एशिया। आपको पता है बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रही है बिटवीन ईरान एंड यूएसए, बट यूएसए अपने टर्म्स पे चीज़ें जो करना चाहता है ईरान के साथ,
तो उसके ऊपर और प्रेशर बना रहा है। तो ऑलरेडी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था ही वेस्ट एशिया में, अरेबियन सी में, यूएसए ने एक और भेज दिया है। एंड रही बात इस एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, फोर्ड क्लास से। नाम है यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। एंड ऑलरेडी जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट एशिया में यूएसए का है, दैट इज यूएसएस एब्राहम लिंकन। अब यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, और EMALS मतलब सिस्टम इसके मतलब फिटेड है इसके अंदर। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम में क्या होता है कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल्स जो लॉन्च की जाती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मतलब कि कह सकते हो साइंस, मतलब इसके पीछे का जो साइंस है उसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मतलब कि कह लो एयरक्राफ्ट कैरियर को जो हम लॉन्च कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से इसे लॉन्च कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज कहो तो मेरे अभी मतलब वर्ड्स हैं पर मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। सो सिंपल याद रखो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट सिस्टम जो है इसमें फिटेड है गेराल्ड आर फोर्ड। एंड कुछ दिन पहले भी हमने कवर किया था ना, एक चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर इंट्रोड्यूस हुआ था, उसमें भी यही सिस्टम था EMALS। तो ये थोड़ा देख लेना आप। और दूसरा है यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, पुराना है, उसी को वेस्ट एशिया में रखा गया था। सो प्रेशर लगातार बनाए रखना है। ये जो है जिस तरह से वेनेजुला के साथ हुआ उसी तरीके से ईरान को मैसेज दिया जा रहा है यूएस के थ्रू कि हम आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। सो मान जाओ आप हमारी बात। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ही लिख दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ने से वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है ऑब्वियसली, और आज तो मुझे अच्छा लगना भी चाहिए। ओके, सो मिलते हैं हम फिर मंडे को। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड हाइप कर दीजिए। अच्छे से पढ़िए,